पहले बात करते हैं महंगाई के जिन की। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। पेट्रोल, एलपीजी, बिजली, चिकन, आटा, घी समेत अशियाए जरूरिया महंगी होने पर अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। मजीद इस हवाले से शहरियों का क्या कहना था, जानते हैं इब्राहिम खान से। बिल्कुल, गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत की जानिब से आटे की बोरी 20 किलो की बोरी में जो है 180 रुपये का जो है इजाफा देखने में आया है। कीमत जो है 20 किलो के थैले की इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर जो फराहम हो रहा है आवाम को, उसकी 980 रुपये हो गई है। 9 रुपये जो है फी किलो इजाफा हुआ है आटे की फी किलो कीमत में। मजीद हम बात करें तो महंगाई जो है वो चल रही है 4 डायमेंशनल। मटन भी महंगा है, बीफ भी महंगा है, चिकन भी महंगा है, इसके साथ साथ पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, बिजली महंगी है और इसके साथ साथ एलपीजी जो है वो भी महंगी है। और मजीद हम बात करें तो हर तरफ ही अशिया खुरोनोश की कीमतों में जो है मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और अभी भी पेट्रोल 180 रुपये लीटर पर जो हुआ है, तो अभी मजीद महंगाई का सुनामी का वेट जो है आवाम कर रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में मजीद महंगाई होने वाली है। बात करते हैं आवाम से, क्या कहेंगे भाईजान, बताइएगा क्या कहेंगे। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है हर तरफ से, क्या कहना चाहिए? महंगाई बहुत है पड़ी। और गैस ले लो, एलपी गैस रिश्ते में डलवा दे, 220 रुपए किलो गैस है। बंदा गरीब कहाँ से खाएगा? सब्जी जो सी है 100 रुपए किलो आलू है पड़ा, सब्जी भी नहीं खा सकता बंदा, इतनी महंगाई कर रहे हैं। क्या कहेंगे, पेट्रोल 180 रुपए पर हो गया है, मजीद महंगाई बढ़ती जा रही है। हो गई है, बहुत हो गया है। 1000 रुपये मान थैली मिल रही है 20 किलो की, 300-500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो घी मिल रहा है। गरीब कहाँ जाए? 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला गरीब कहाँ जाएगा? शहबाज शरीफ कहता था मैं कपड़े बेच दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो मैं आवाम के लिए करूंगा। क्या किया है आवाम के लिए? 1000 रुपये की थैली खिला रहा है। आप क्या कहें? शहबाज साहब से मेरा एक छोटा सा गुजारिशाना सवाल है कि कपड़े ना बेचें, आप महल बेचें, आटा पूरा करें। सही है, 600 रुपये का घी दे रहे हैं, ये कोई इंसानियत है? ना चीनी मिलती है, ना घी, ना दवाइयाँ, ना आटा, ना दालें, कहाँ से खाए इंसान? कपड़े बेचना हमारा काम है, हम अपने कपड़े बेचेंगे, आप अपना महल बेचें, आवाम को पूरा करें। एलपीजी गैस भी जो है 220 से 240 रुपए के दरमियान जो है फरोख्त हो रही है। इसके साथ साथ बिजली जो है आयरोज महंगी होती है। आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का नया सिस्टम शहरियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। नए सिस्टम के तहत राशन देने का अमल सुस्त रवि का शिकार। मजीद जान लेते हैं आमी डोगर से। जी आमी डोगर, बताइएगा। के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर राशन के हसूल के लिए खवातीन और शहरियों को लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। और एक यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का जो नया सिस्टम मुतारिफ करवाया गया, जिसमें मोबाइल नंबर और आईडी कार्ड नंबर लिखवाना लाजमी है, उसको शहरियों ने यकसर मुस्तरद कर दिया। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मुझे ये बताएगा कि कितनी देर लाइन में लगना पड़ता है और ये आईडी कार्ड और नंबर की शर्त के बारे में क्या कहते हैं? देखें जी, सुबह से यहाँ खड़े हैं, आईडी कार्ड और लेडीज़ का नंबर लेना ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये बिल्कुल बर्बरियत है, जुल्म है और गरीबों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। बराए मेहरबानी इस ला को ख़त्म किया जाए, शुक्रिया। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि कितनी देर हो चुकी है आपको, किसके साथ आप राशन लेने के लिए क्या मुतालबा करते हैं? देखिए, फैमिली के साथ आना पड़ता है, आखिर राशन लेना होता है, लेकिन पूरा दिन लाइन में लगना पड़ता है। फिर कहते हैं लेडीज़ का आईडी कार्ड होना चाहिए, लेडीज़ का फ़ोन नंबर होना चाहिए। देखिए, ये कहाँ का इंसाफ है? कौन सी हमारी गैरत मुसलमानों की कहाँ चली गई है कि हम आप ये सिस्टम कब मुतारिफ करवाया गया? क्या आज ही मुतारिफ करवाया गया, इससे पहले भी नंबर लिया जा रहा था? नहीं, पहले तो नहीं लिया जा रहा था, तकरीबन ये 2-3 दिन से शुरू हुआ है सिस्टम। और जैसे कि नई हुकूमत आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, इसने नाइंसाफ़ी की हुई है और हम इसके सरासर एहतजाज करते हैं। इस वक्त बिल्कुल शहरी खाते एहतजाज करते दिखाई देते हैं और ये कहते हैं कि शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब का सस्ते आटे की सप्लाई मजीद बेहतर बनाने का हुक्म। गंदम की ग्राइंडिंग, आटे की सप्लाई की सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। गंदम आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए कड़ी निगरानी की जाए। पुलिस और मुतल्लिका अदारों को स्मगलिंग रोकने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास। सस्ते आटे की सप्लाई और मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म का जायजा। घी और चीनी की कीमतों में कमी के हवाले से तजावीज पर गौर। सरदार अवैस लकारी, चौधरी मोहम्मद इकबाल, बिलाल यासीन की शिरकत। नदीम कामरान, जिशान रफीक, रमजान सदीक भट्टी ने भी शिरकत की। गवर्नमेंट चा बोर्डवाला गर्ल्स हाई स्कूल का कोई पुरसान हाल नहीं। स्कूल में तालीमी निजाम दरहम बरहम, तालबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया।
स्कूल प्रिंसिपल और असातिज़ा ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। आपको बता रहे हैं, स्कूल प्रिंसिपल और असातिज़ा ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। गवर्नमेंट चा बोर्डवाला गर्ल्स हाई स्कूल का कोई पुरसाने हाल नहीं। स्कूल में तालीमी निजाम दरहम बरहम, तालबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। गवर्नमेंट चा बोर्डवाला गर्ल्स हाई स्कूल का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तालीमी निजाम दरहम बरहम हो गया है, तालबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। स्कूल प्रिंसिपल और असातिज़ा की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। तालबात क्लासेस रूम्स में मौजूद मगर असातिज़ा को पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। स्कूल में क्लासरूम्स कम जबकि स्टाफ रूम ज्यादा हैं। टीचर्स क्लासरूम में पढ़ाने के बजाय दिन भर स्टाफ रूम में बिस्तर और सोफों पर आराम करती नजर आती हैं। खवातीन स्टाफ अपने बच्चों को भी साथ स्कूल ले आती हैं और सारा दिन उन्हीं के साथ मसरूफ रहती हैं। दूसरी जानिब स्कूल के असातिज़ा प्रिंसिपल के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मजीद जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा से सुखैरा तारिक से। जी सुखैरा तारिक, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चा बोर्डवाला में और यहाँ पर जो तालीमी निज़ाम है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। स्कूल का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप लोग फुटेज में देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो तो क्लासरूम्स में मौजूद हैं मगर टीचर्स क्लासरूम्स में मौजूद नहीं हैं और साथ ही साथ दीगर चीज़ें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीचर्स जो हैं वो यहाँ पे घरों से तो पढ़ाने के लिए आती हैं लेकिन यहाँ पर पढ़ाई वाला कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी सालों से ये स्कूल बगैर प्रिंसिपल के ही चल रहा था, इसलिए यहाँ पर जो कवायद व ज़वाबित हैं उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम बताइएगा यहाँ पर क्या इशूज़ हैं स्कूल में? जो कुछ सीनियर स्टाफ मेंबर्स हैं उनका एक ग्रुप है जिन्होंने पूरे स्टाफ को यरगमाल बनाया हुआ है। अपनी मर्जी के मुताबिक वो खुद भी ऐश करती हैं, अपनी मर्जी से उन्होंने आना होता था, अपनी मर्जी से चले जाना और पूरे स्टाफ को भी उन्होंने रिलैक्स रखा हुआ था। अब भी उन्होंने एक सब स्टेट कायम की हुई है, प्रिंसिपल के ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंट नहीं होने देती किसी भी सूरत में। उन्होंने स्टाफ रूम, कई छोटे छोटे स्टाफ रूम, मिनी स्टाफ रूम बनाए हुए हैं जो कि लैब्स के अंदर हैं, जिनका मैंने आप लोगों को विजिट भी करवाया है। उनमें इनके बेड्स पड़े हुए हैं, इनके सोफे पड़े हुए हैं जहां ये सारा दिन लेटी रहती हैं और कोई काम करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। इवन के क्लास 4 को भी ये काम नहीं करने देती, उन्हें भी मजबूर करती हैं कि वो काम ना करें। आप मैडम यहाँ पर इनको कहती होंगी काम का, तो फिर क्या रिस्पांस आता है आगे से? जब मैं इन्हें काम करने का कहती हूँ तो मेरे खिलाफ बेनाम एप्लीकेशंस चली जाती हैं, जबकि मैं अपने हाई अफ्स को बारहा कह चुकी हूँ कि हमारे स्कूल में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, काइंडली आप विजिट करें और मेरा साथ दें, लेकिन वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। यहाँ पर प्रिंसिपल की भी आला हुकाम से यही दरख्वास्त है कि इस स्कूल का जो है वो विजिट किया जाए और यहाँ पर तालीमी सरगर्मियों को जो है वो बेहतर बनाया जाए। शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रही थी। इसी पे टीचर्स का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। दी लेकिन हमें प्रिंसिपल के खिलाफ की हरासत करती है, टीचर की बेइज्जतियां करती है, लेकिन इन्होंने हमें इतना मेंटली वो डिस्टर्ब किया, हमें इतना किया कि हम सब ने मजबूर होकर इनके हक में लिख के दिया। इसलिए हमें कहा गया अगर आप इनके खिलाफ लिखेंगे तो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ हो जाएगा, आपकी जॉब चली जाएगी, आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, इनके खिलाफ कोई ना बोले। 7-8 टीचर्स हैं जो बच्चे लेकर आती हैं, ठीक है, छोटे बच्चे हैं। हर स्कूल में इजाज़त होती है, वहाँ पर उन्हें जो है डे केयर सेंटर बनाया गया है। हमारे स्कूल में जो पहली प्रिंसिपल रह चुकी हैं उन्होंने हम पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई, बाकायदा उन्होंने ये कहा था आप अपनी आया के साथ जो है वो बच्चों को रखें, लेकिन इस मैडम ने आती इतनी सख्ती की और हमें हटवा दिया, बच्चों को निकलवा दिया। कल बात ये है कि हमें सुकून के साथ काम करने दिया जाए, इज्जत के साथ, और इन प्रिंसिपल की ट्रांसफर की। मुल्तान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। लोड शेडिंग के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मजीद जान लेते हैं माजिद कलासरा से। जी माजिद। हाँ जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ ही जो लोड शेडिंग का जिन है वो भी बेकाबू हो चुका है। लोड शेडिंग होने के बायस जो है वो शहरी इलाकों में और इसके साथ साथ जो दही इलाकों में जो रहने वाले जो इलाका मकीन है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें लोड शेडिंग के दौरानिए की, तो शहरी इलाकों में जो है वो 3 से 4 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। इसके साथ साथ दही इलाकों में जो सूरत हाल है वो काफ़ी अबतर दिखाई दे रही है, जहाँ पर हर घंटे के बाद जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जब
جب ہماری میپکو ترجمان سے بات ہوئی تو میپکو ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ شہری علاقوں میں جو ترقیاتی کام کے باعث جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ شہری علاقوں میں ہو رہی ہے اور دیہاتی علاقوں میں بھی صورتحال کافی جو ہے وہ گمبھیر دکھائی دے. جب ہماری تاجروں سے بات ہوئی تو تاجروں کا بھی اسی حوالے سے کافی پریشان دکھائی دیے کہ لوڈ شیڈنگ بڑھنے سے کاروباری جو ہے وہ عمل ہے وہ بھی کافی متاثر ہو رہا ہے. وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں تاکہ شہر میں ماجد کلاسرا شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. میاوالی میں محلہ تارکاباد کی گلی کے مکین بجلی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہیں. سابقہ دور حکومت میں سابق ایم این اے امجد علی خان نے بجلی کی گرانٹ منظور کرائی تھی. مکینوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. 6 ماہ قبل گزر گئے مگر تاحال تاریں اور ٹرانسفارمر نہیں لگے. مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے. جی اختر مجاز بتائیے گا. تحصیل پپلا کے محلہ تارکاباد کی مسجد اصحاب رسول کی گلی میں 3 ماہ قبل بجلی کے کھمبے تو لگا دیے گئے لیکن ابھی تک نہ ان پہ تاریں لگائی جا سکی ہیں اور نہ ہی بجلی چالو ہوئی ہے. اس حوالے سے مکین جو ہیں ان کو شدید مشکل کا سامنا ہے. مکینوں سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کتنی مشکلات ہیں بھائی آپ کو؟ ہمیں بہت زیادہ ہی مشکلات ہے. بجلی کی وجہ سے سارا محلہ ہی پریشان ہے اور ہمیں بہت سخت ہم پریشان ہیں. ہمارے بچے گرمی کے لیے بہت پریشان ہے، اسی لیے ہمیں بجلی کا زور مطالبہ کرتے ہیں اور ہمیں جلد سے جلد بجلی اور سیوریج کا بندوبست کیا جائے تاکہ ہمیں پریشانی سے نجات مل سکے. جی پریشانی سے نجات مل سکے. بچے گرمی میں رہتے ہیں، کیا کہیں گے بزرگوں آپ اس حوالے سے کیا مطالبہ؟ جی ہم یہی کہہ رہے ہیں جو جس نے بات کی وہی بات اس کی صحیح ہے نا بالکل، کیونکہ جلدی سے جلدی آنی چاہیے بجلی، کیونکہ یہ 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا نا سر. تو یہ تو 3 کہہ رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں 6 مہینے تقریباً ہو گئے. تو جتنا جلدی ہو سکے یہی مطالبہ ہے ہمارا. جی جتنا جلدی ہو سکے بجلی کو چالو کیا جائے. کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کافی سارے گھر ہیں جہاں پہ. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بجلی جلد سے جلد لگ جائے، ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد بجلی سے پریشان ہے، دوسری گلی میں لے رہے ہیں، بل بھی زیادہ بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، 10 ہزار بھی بھر رہے ہیں، 5 ہزار بھی بل بھر رہے ہیں. تو اپنا میٹر لگ جائے گا تو فائدہ ہو جائے گا. جی بالکل، یہ اہل محلہ اس گلی کے جو مکین ہیں سراپا احتجاج ہیں اور ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر ان کھمبوں پر تاریں لگائی جائیں اور بجلی چالو کی جائے. اختر مجاز شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کہروڑ پکا شہر میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کی وجہ سے شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے. 2 دنوں میں ایک ہی محلے سے 6 وارداتیں ہونے سے شہریوں کا تھانہ سٹی کے خلاف احتجاج. مزید بات کرتے ہیں عاشق حسین قریشی سے. جی عاشق. جی بالکل، کہروڑ پکا میں بڑھتی ہوئی جرائم کی وارداتوں کی وجہ سے شہری جو ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں، کیونکہ تھانہ سٹی کے علاقے میں گزشتہ کئی روز سے روزانہ کی بنیاد پر موٹر سائیکل چوری ہو رہے ہیں، رکشے چوری ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ شدید پریشان نظر آتے ہیں. اس وقت بھی تھانہ سٹی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. مزید شہریوں سے بات کریں گے. جی بزرگوں کیا چوری تھا ذرا؟ موٹر سائیکل سیڈی موٹر سائیکل تھا اکثر دا ٹائم. جی میرے ساتھ مزید جو متاثرہ ہے وہ موجود ہے. جی تمہارے کیا چوری تھا؟ رکشا چوری تھی جل والے دن شام کے ٹائم کھڑا ہے، میں کھانا کھانے گیا تھا، رکشا چیک کیا، پولیس والے FIR ہی نہیں کریں. جی مزید بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں. جی تمہارے کیا چوری تھی ہے؟ جی ہمارا موٹر سائیکل یعنی کہ روہی موٹر سائیکل ہے 14 ماڈل، وہ چوری ہو گیا ہے اور ہماری بالکل سنوائی نہیں کی ہوتی پولیس نے، FIR ابھی تک درج نہیں کی. جی مزید بھی متاثرہ موجود ہیں کیونکہ کافی دنوں سے چوریاں ہو رہی ہیں. جی آپ بتائیے گا آپ کا کیا چوری ہوا ہے؟ میں لودھرا روڈ کہروڑ پکا کا رہائشی ہوں. میرا دن دیہڑے ڈکیٹی ہوئی ہے اور ہم پولیس تھانہ سٹی کہروڑ پکا سے ڈکیٹی ہوئی ہے آپ کی؟ موبائل اور نقد کیش 10-15 ہزار، اور ہمارا مطالبہ ہے سٹی تھانہ پولیس سے کہ کارروائی کی جائے. جی جیسا کہ آپ نے یہاں پر متاثرہ جو شہری ہیں ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ آئے روز یہاں پر وارداتیں ہو رہی ہیں، موٹر سائیکل چوری ہو رہے ہیں، کبھی جو ہے یہاں پر اسلحے کے زور پر جو ہے وہ پیسے چھینے جا رہے ہیں. تو ان کا یہی کہنا ہے. عاشق حسین قریشی شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.
मुल्तान से कराची जाने वाली जिक्री एक्सप्रेस में खातून को ट्रेन अमले ने मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। औरंगी टाउन कराची की रिहायशी खातून को दौरान सफर टिकट चेकर इंचार्ज और एक शख्स ने ज्यादती का निशाना बनाया। खातून अपने ससुराल मुजफ्फरगढ़ से कराची वापस जा रही थी। डीएस रेलवे मुल्तान डिवीजन हमाद हसन मिर्जा के मुताबिक मुल्जिमान जुखैब, आकिब और जाहिद से तफ्तीश की जा रही हैं। मजीद जान लेते हैं माजिद कलासरा से। जी माजिद कलासरा, बताइएगा। माजिद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताते हैं मुल्तान से कराची जाने वाली जिक्री एक्सप्रेस में खातून को ट्रेन अमले ने मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। औरंगी टाउन कराची की रिहायशी खातून को दौरान सफर टिकट चेकर इंचार्ज और एक शख्स ने ज्यादती का निशाना बनाया। खातून अपने ससुराल मुजफ्फरगढ़ से कराची वापस जा रही थी। डीएस रेलवे मुल्तान डिवीजन हमाद हसन मिर्जा के मुताबिक मुल्जिमान जुखैब, आकिब और जाहिद से तफ्तीश की जा रही है। मुल्जिमान जुखैब, आकिब और जाहिद से तफ्तीश की जा रही है। खातून से ज्यादती का ये मामला है। दौरान सफर टिकट चेकर और इंचार्ज और एक शख्स ने ज्यादती का निशाना बनाया है। खातून अपने ससुराल मुजफ्फरगढ़ से कराची वापस जा रही थी। डीएस रेलवे मुल्तान डिवीजन हमाद हसन मिर्जा के मुताबिक मुल्जिमान जुखैब, आकिब और जाहिद से तफ्तीश की जा रही हैं। मुल्तान से कराची जाने वाली जिक्री एक्सप्रेस में खातून के साथ ट्रेन अमले की इज्तिमाई ज्यादती का मामला। कराची की रिहायशी खातून को दौरान सफर टिकट चेकर इंचार्ज और एक शख्स ने ज्यादती का निशाना बनाया। सीट तब्दीली का बहाना बनाकर एसी कंपार्टमेंट में ज्यादती का निशाना बनाया गया। खातून अपने ससुराल मुजफ्फरगढ़ से कराची जा रही थी। खातून की जानिब से दर्ज कराई गई एफआईआर के नामजद मुल्जिमान से रेलवे मुल्तान पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी है। सदर मुमलिकत ने एहतसाब अदालत नंबर 3 में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अता रुबानी को तैनात कर दिया। सदर पाकिस्तान ने एहतसाब ऑर्डिनेंस के तहत तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। एहतसाब से मुतल्लिक केसेस की जल्द सुनवाई होगी। तकरीबन 100 से ज़ायद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। डीजी खान डीपीओ मोहम्मद अली वसीम की तरफ से पुलिस एहलकारान की वेलफेयर का सिलसिला जारी। खतरनाक जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले गाजी पुलिस एहलकार सज्जाद हुसैन की सफरी सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए 3 व्हीलर्स सेल्फ स्टार्ट न्यू मोटरसाइकिल दी गई। मजीद बता रहे हैं रजा मलिक। जी रजा मलिक। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान पुलिस की जो रिवायात हैं उनमें ये भी शामिल है कि जो गाजी हैं और वो गाजी जो जख्मी हुए और इस हद तक जख्मी हुए कि वो सिलसिला जो है वो जारी नहीं रख पाए, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी डेरा गाजी खान पुलिस ने ली है। तीसरे जवान को जो है वो मोटरसाइकिल, कस्टमाइज्ड मोटरसाइकिल उसके हवाले की जा रही है ताकि वो आमदो रफ्त जो है वो अपनी जारी रख सके। जो नौजवान जख्मी हुआ था उसके सर में भी गोली लगी थी और उसके कमरे में भी गोली लगी थी। हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान। सर, बड़ा शानदार है आपने लोगों की लुक आफ्टर करना, उनको टेक केयर करना, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्होंने जो है वो इस कौम की खातिर, महकमे की खातिर डाकुओं से बरसरे पिकार होकर जो जख्मी हुए, जो शहीद हुए, तो उनका तो जितना भी हम उनके साथ करें वो कम है। जो हमारे शोधा हैं वो जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो उनकी मुकम्मल देखभाल, उनको तो एक पैकेज भी मिलता है, उनका सारा जो एक मॉनिटरी, उनका जो एक पूरा फुल फ्लेज पैकेज है। ज़ाहिर है उनका जो है वो किसी का वालिद गया है, किसी का बेटा गया है, तो वो तो वापस नहीं आ सकते क्योंकि जो खुद चल नहीं सकते, जिनकी स्पाइन में गोली लगी है, जिस तरह वो हेड इंजरी है, और उनके लिए वॉशरूम जाना वो भी एक बहुत बड़ा मसला था। तो उस वाले से वो सिलसिला भी हमने शुरू किया है, वो इसकी नेक्स्ट कड़ी होगी। और आपकी वसातत से ये हम बिल्कुल अपने ज़ख्मी और अपने जो शोधा हैं उनके साथ खड़े में हैं, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस बिल्कुल कोई भी जो है इनको इग्नोर नहीं करेगी। बिल्कुल साथ खड़े में हैं। जी सजाद, कहाँ गोली लगी थी? मुकाबला किधर हुआ था? रुझान में मुकाबला था। गोली कहाँ लगी थी? सर तीन। जी थी। जी बिल्कुल, ये रुझान में होने वाले पुलिस मुकाबले में जो है वो गोलियां लगी थी और अब उस जो है उनके लिए मोटरसाइकिल
कस्टमाइज मोटरसाइकिल तैयार किया गया है और ये इस हिस्से का तीसरा मोटरसाइकिल है जो दिया जा रहा है ताकि जो पुलिस के जवान हैं जो जख्मी होने के बाद। रज़ा मलिक शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोहम्मद बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी है। आपको बता रहे हैं सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोहम्मद बलीगुर रहमान को बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी है। आपको बता रहे हैं सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोहम्मद बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी है। आपको ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह कर रहे हैं। बलीगुर रहमान को बतौर गवर्नर चुनने की तैनाती दे दी गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोहम्मद बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी है। सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी है। आपको बता रहे हैं आइन के आर्टिकल 101 के तहत बलीगुर रहमान की मंजूरी की गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोहम्मद बलीगुर रहमान को बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी है। अहम डेवलपमेंट आपके सामने शेयर कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोहम्मद बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी है। आपको बता रहे हैं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी है। आपको बता रहे हैं सदर ने आइन के आर्टिकल 101 के तहत गवर्नर पंजाब की मंजूरी दी है। एडवाइस पर वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 101 के तहत मंजूरी दे दी गई है। आपको बता रहे हैं बलीगुर रहमान को बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोहम्मद बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी है। आपको ताज़ा तरीन अपडेट शेयर कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी है। आपको बता रहे हैं बलीगुर रहमान को जिनको पिछले कुछ दिनों में हमजा शहबाज के कहने पे सुना गया था, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोहम्मद बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी है। पीआईए का हज ऑपरेशन। पीआईए ने हज ऑपरेशन से मुतल्लिक किराया कवायद जारी कर दिए। हज ऑपरेशन परवाज के किराए नॉर्थ साउथ रीजन के तहत मुकर्रर करना होगी। $860 या ज्यादा $1150 के मसावी किराया मुकर्रर किया गया। आज़मीन हज को डॉलर के मसावी रुपयों में अदायगी करना होगी। पीआईए का हज ऑपरेशन 31 मई से शुरू होगा। मदीना और जद्दा के लिए परवाजें 31 मई से 3 जुलाई तक जारी रहेंगी। बाद अज़ां हज ऑपरेशन 14 जुलाई से 13 अगस्त तक जारी रहेगा। हज्जाज को 40 किलो बैग, 7 किलो हैंड कैरी सामान ले जाने की इजाजत होगी। आपको बता रहे हैं हज जो है पीआईए का हज ऑपरेशन जारी है। पीआईए ने हज ऑपरेशन से मुतल्लिक किराया कवायद जारी कर दिए। हज ऑपरेशन परवाजों के किराए नॉर्थ और साउथ रीजन के तहत मुकर्रर किए गए हैं। किराए अमेरिकी डॉलर की करेंसी के मसावी रुपयों में अदायगी करना होगी। $860 या ज्यादा $1150 के मसावी किराया मुकर्रर किया गया है। आज़मीन हज को डॉलर के मसावी रुपयों में अदायगी करना होगी। पीआईए का हज ऑपरेशन 31 मई से शुरू होगा। खान में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए खुसूसी काउंटर कायम कर दिए गए। एक्साइज डिपार्टमेंट ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 24/7 सर्विस फराहम कर दी। एटीओ का कहना है कि शहरी अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन किसी भी वक्त करवा सकते हैं। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर इशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानब से गैर रजिस्टर्ड व्हीकल्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जो है वो जारी है। खसूस तौर के ऊपर छुट्टी के रोज़ भी क्रैकडाउन जारी रखा गया है और
आज भी बाकायदा तौर के ऊपर दिन रात एक्साइज टीमें जो है फील्ड में मौजूद हैं और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। बात कर लेते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और क्या पैगाम देंगे लोगों को जो बगैर नंबरी गाड़ियाँ लेकर चलते हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स और वो व्हीकल जिनके टोकन चार्ट्स हैं उनके खिलाफ एक भरपूर कैंपेन का आगाज़ किया हुआ है। इस कैंपेन को हमारे डायरेक्टर साहब जनाब मोहम्मद आसिफ साहब लीड कर रहे हैं और उनकी सरकर्दगी में हमने ये कैंपेन स्टार्ट की है और हमारी टीमें जो है ना दिन रात ये इसमें मेहनत कर रही हैं और इसके में दो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो ये है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उसको जो है ना टारगेट्स हैं उनको पूरा किया जाए। दूसरा जो है वो ये है कि अनरजिस्टर्ड व्हीकल जो क्राइम में मुख्तलिफ क्राइम में इस्तेमाल होते हैं और लोग जो है ना उनको जराइम पेशा जो अनासिर हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ भी हम भरपूर कार्रवाई करें। तो इंशाल्लाह इसमें इस सिलसिले में हमें जो है ना बड़ी अच्छी कामयाबी मिल रही है। अवाम भी हमारे साथ ताउन कर रही है। हमारी मजीद फर्दर भी अवाम से यही रिक्वेस्ट है कि वो इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन करें, उनके नंबर लगवाएं फिर उनको डिलीवर करें ताकि जो है ये अनरजिस्टर्ड व्हीकल रोड पे ना हो और ना ही किसी क्राइम में इस्तेमाल हो। और खुदा न खास्ता अगर कोई अनरजिस्टर्ड व्हीकल स्नैच हो जाता है या कोई उसका इशू हो जाता है तो फिर उस व्हीकल की शिनाख्त ही नहीं होती, सिस्टम में उस व्हीकल का कोई वजूद ही नहीं होता, फिर उस व्हीकल की रिकवरी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने मोटरसाइकिलों को, अपने गाड़ियों को रजिस्टर करवाएं, उनके टोकन टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स जो है ना बर वक्त अदा करें और ये अच्छे शहरी होने का सबूत दें। बिल्कुल अच्छे शहरी होने का सबूत है। और खसूसी जो कैंपेन है एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की वो डेरा गाजी खान डिवीजन में जारी है। रात दिन टीमें जो है फील्ड में मौजूद हैं और भरपूर जो आशिर इशफाक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में कमिश्नर आमिर खटक का कार्डियोलॉजी की ज़ेर तामीर तौसी ब्लॉक के दौरान कमिश्नर का ठेकेदार को डबल शिफ्ट में काम करने का हुक्म। मज़ीद जानते हैं बिलाल नियाजी से। जी बिलाल नियाजी, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने आज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तोसी मनसूबे का दौरा किया और इस हवाले से ब्रीफिंग ली और हदायत की कि 31 जुलाई तक जो आउटडोर वार्ड है उसको मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जाए। उसके साथ जो पार्किंग एरिया है उसको भी अगले महीने में शुरू किया जाए। बात करने के मसले कमिश्नर मुल्तान मौजूद हैं, जरा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर, वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं, इम्प्लीमेंट करने के हवाले से इसको किस तरह से देखा जाएगा? आज डिपार्टमेंट ने प्रेजेंटेशन दी है, 2 दिन पहले मैंने जो विजिट किया था उस हवाले से ये इसकी कंटिन्यूटी है। इंशाल्लाह ये हमारी प्रायोरिटी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, उनके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना। एक्सीएन साहब को मैंने इंस्ट्रक्शंस दी है कि इसमें डबल शिफ्ट कर दें और जितनी तेज़ी से हो सके इस काम को कंप्लीट करें। उसके अलावा यहाँ से कुछ फंड्स डाइवर्ट हुए हैं पास्ट में, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि यहाँ से कोई भी फंड्स डाइवर्ट ना हो। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है हमारी, बहुत अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की बड़ी एक्टिव है। तो मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इस काम को हम जल्द से जल्द कंप्लीट करें। 31 जुलाई से पहले इनको हम ओपीडी यहाँ पे शिफ्ट करवा दें। इनकी पार्किंग के इशूज़ हैं उस पर भी इंशाल्लाह विद इन 15 to 20 डेज़ इंशाल्लाह उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। बाकी इनको मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि साइट इंजीनियर्स यहाँ पे दिन को भी मौजूद हों, कॉन्ट्रैक्टर का भी जो साइट इंजीनियर है वो भी हो और डिपार्टमेंट का भी एक्सीएन SDO यहाँ पे मौजूद हो और रात को भी यहाँ पे काम करें, 24 घंटे काम करें और 24 घंटे साइट इंजीनियर्स मौजूद हों ताकि काम स्पीडली हो और अच्छी क्वालिटी का काम हम कंप्लीट कर सकें। कमिश्नर मुल्तान का ये कहना है कि 24 घंटे काम करने की हदायत जारी की गई है। उस वजह से कहा गया है कि 31 जुलाई से पहले बिलाल नियाजी, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब नवील जावेद की ज़ेर सरबराही ऑनलाइन मीटिंग हुई। CEO एजुकेशन मोहम्मद सराजुद्दीन ने ब्रीफिंग दी। मज़ीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर। महकमे एजुकेशन के इंतजामी ढांचे और इसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करने के हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुतहर्रिक है। सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब नबील जावेद की ज़ेर सरबराही ऑनलाइन मीटिंग हुई है जिसमें रहीम यार खान से CEO ऑफिस में CEO एजुकेशन मोहम्मद सिराजुद्दीन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी DOs और इसके साथ साथ डिप्टी DOs जो है इस मीटिंग का हिस्सा बने। इस मीटिंग में सेक्रेटरी एजुकेशन ने CEO एजुकेशन से जो इदारे की कारकर्दगी उसके हवाले से ब्रीफिंग ली, जिसमें CEO एजुकेशन ने इस वक्त जो जारी तरक्याती काम है, फंड्स के इस्तेमाल है और इसके साथ साथ जो इस वक्त बच्चों को स्कूल में दाखिल करने के हवाले से जो एनरोलमेंट कैंपेन जारी है उसके हवाले से बताया कि जो टारगेट्स हैं वो कहां तक पहुंचे और कब तक इनको मुकम्मल करना है। इसके साथ साथ जो रिटायरमेंट केसेस हैं उसके हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई कि कब तक ये केसेस जो हैं उनको निपटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ OSD और दीगर जो मुतल्लिका जो तरक्याती काम है या फिर जो केसेस चल रहे थे उनके हवाले से भी जो है ब्रीफिंग। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से यूनिवर्सिटीज के कम किए गए फंड्स को बहाल कर दिया गया।
मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिम सदीक से। जी आसिम सदीक, बताइएगा। मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए मुकामी तौर पर प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। मुकामी तौर पर प्रोडक्शन उस वक्त होगी जब तहकीकात होंगी। तो यूनिवर्सिटीज़ ऐसे इदारे हैं जो हमेशा ऐसी तहकीकात करती हैं जो माशी की ज़रूरत को पूरी करती हैं। HEC की जानिब से इन तहकीकात की जो फ़ंड्स रोके गए थे 50% जो है फ़ंड रोक दिए गए थे, जिसकी वजह से ये तहकीकात मुतासर हुई थी। मगर मौजूदा हुकूमत ने अब दोबारा से वो फ़ंड बहाल कर दिए हैं। वाइस चांसलर ख्वाजा हफीज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सलमान ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटीज़ का काम होता है तहकीकात, जब फंड्स नहीं होंगे तो तहकीकात कैसे हो सकेंगी? अब यह मौजूदा हुकूमत आई है, फिर से दोबारा वो फंड बहाल कर दिए गए हैं, तो किस तरह से समझते हैं कि जब ये तहकीकात होंगी तो पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए किस तरह से बेहतर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आसिम साहब। पिछले दिनों एक सर्कुलर आया था कि गवर्नमेंट के जो HEC के फंड्स हैं 50% रिड्यूस कर दिए गए हैं, जिस पे पूरी यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में काफ़ी परेशानी थी कि लोगों को सैलरीज़ और रिसर्च वाली चीज़ें कट होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी चौंके देखता रहा हूँ कि एहसन इकबाल साहब जो कि मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने फौरी तौर पे इसका नोटिस लिया और उसमें यकीन दहानी कराई कि हम बिल्कुल ये फ़ंड्स कट नहीं करेंगे। और आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको इंश्योर करवाया है कि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान को जो फ़ंड्स मिलते हैं आगे वो यूनिवर्सिटीज़ को मिलने होते हैं, उसमें कोई कट नहीं लगेगा। अगर हमने नॉलेज इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है तो नौजवान लोगों को, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो लोग नई इजादात करना चाहते हैं, जो इनोवेशंस करना चाहते हैं, उनके लिए फंड्स नहीं होंगे तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट इस गवर्नमेंट ने अगर तसल्ली दी है तो मेरी गुजारिश होगी कि ये वो बहाल ना करें बल्कि आने वाले वक्त को देखते हुए इसको डबल करें। थैंक यू। बहाली के साथ साथ इसको बढ़ाने का मुतालबा भी किया गया है। आसिम सदीक, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त